गरीब लड़की का शादी का जादुई लाल लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नाम का एक छोटा सा गांव था जो मुंबई शहर के बहुत करीब था। उस गांव में गरीब लोग रहते थे जो केवल 2 वक्त का रूखा सूखा ही खा पाते थे। गांव में कोई लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए शहर के धनी सेठ गांव वालों को कम मजदूरी में अपने फैक्ट्री में काम करवाता था। इस तरह मजदूर अपने घर का खर्चा चला लेते थे और सेठ को कम रुपयों में मजदूर मिल जाते थे। उसी गांव में एक केशव नाम का व्यक्ति रहता था। केशव की पत्नी का नाम सुमित्रा था। उन दोनों की इकलौती बेटी थी जिसका नाम था डिम्पी। डिम्पी बहुत ही खूबसूरत और तेज दिमाग वाली लड़की थी। वो हमेशा लोगों की मदद करती थी और अपने से बड़ों का आदर भी करती थी। डिम्पी के माता पिता ने डिम्पी को बहुत ही संस्कारों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया था। पूरे गांव में सभी लोग डिम्पी की प्रशंसा करते थे। डिम्पी 12 वर्ष की एक लड़की थी जो अभी स्कूल पढ़ने जाती थी। डिम्पी बड़ी होकर एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी क्योंकि वो अपने पापा को ये मजदूरी करता हुआ देखकर बहुत निराश होती थी और वो चाहती थी कि वो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करे और उसमें वो लोगों को रोजगार दे। डिम्पी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी। डिम्पी हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। सभी अध्यापिका भी डिम्पी की बहुत तारीफ करती थी और प्रतियोगिता जीतने पर उसका बहुत प्रोत्साहन करती थी और उसे गोल्ड मेडल दिए जाते थे। डिम्पी के माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत नाज था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और अब काफी साल हो गए थे। डिम्पी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म कर ली थी और अब डिम्पी की शादी की उम्र हो गई थी। क्योंकि डिम्पी एक गांव में रहती थी, इसलिए वहां पर कम उम्र में ही लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। डिम्पी 18 वर्ष की हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी थी। डिम्पी के पिता केशव पास में ही मुंबई शहर की एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री में काम करते थे जो एक लहंगे की फैक्ट्री थी, जिस फैक्ट्री में कीमती से कीमती लहंगा बनाया जाता था। केशव उन लहंगों को फैक्ट्री से लेकर ग्राहक तक डिलीवरी करने का काम करता था। एक दिन केशव के घर पर केशव का छोटा भाई आता है जो डिम्पी के लिए रिश्ता लेकर आता है। अरे भाई साहब, काफी दिन हो गए, आपसे मिला भी नहीं हूँ। अब तो डिम्पी बिटिया बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए मैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा है और तो और उनकी ज्यादा डिमांड भी नहीं है। आप कहे तो मैं उन्हें घर पर बुला लूँ, वो हमारी बिटिया डिम्पी को देख लेंगे और फिर हम डिम्पी की शादी करा देंगे। सुरेश को डिम्पी की शादी की बात करता सुनकर डिम्पी के माता पिता दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो डिम्पी की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। सुरेश जाकर लड़के वालों से बात कर लेता है और उन्हें अगले दिन डिम्पी के घर बुला लेता है। डिम्पी के घर पर उसकी माँ घर की सजावट करने लगती है। वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है ताकि मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना हो जाए। जैसे तैसे सभी काम खत्म हो जाते हैं और लड़के वाले भी घर पर आ जाते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, नमस्कार, अंदर आइए। सुमित्रा का इतना अच्छा व्यवहार देखकर लड़के वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वो घर में आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद सुमित्रा उन्हें चाय नाश्ता कराती है और बहुत देर तक सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। उस दिन सुरेश भी अपने काम से छुट्टी पर था। एक बहुत ही महंगा लहंगा जो सुरेश को डिलीवर करना था वो उसे अपने घर पर ही रख लेता है। क्योंकि डिम्पी को देखने वाले आ रहे थे, इसलिए सुरेश अपनी बेटी को वो कीमती लहंगा पहनने के लिए कह देता है। उसके बाद डिम्पी सुंदर सा लहंगा पहनकर सबके सामने आ जाती है। डिम्पी को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। डिम्पी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी, जैसे कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरकर आ गई हो। ये देखकर सभी लोग शादी के लिए राजी हो जाते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद सभी लोग अपना मुंह मीठा कर लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है और जल्द ही शादी का दिन करीब आ रहा था।
तभी एक दिन डिम्पी के ससुराल से फोन आता है। अरे समधन जी, शादी के दिन तो करीब आ रहे हैं। मैंने इसलिए फोन किया है कि आपसे पूछ लूं, शादी की सभी तैयारियां हो गई है? हाँ समधन जी, लगभग सब कुछ हो ही गया है, बस अब थोड़ी बहुत चीजें रह गई है, वो भी हो जाएंगी। ठीक है, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हम चाहते हैं कि जिस लहंगे में आपकी बेटी की मुंह दिखाई हुई थी, हम उसी लहंगे में अपनी बहू को गृह प्रवेश में देखना चाहते हैं। इसलिए आप वो लहंगा बहुत संभाल कर रखना। इतना कहकर डिम्पी की सास फोन काट देती है और ये सुनकर सुमित्रा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सुमित्रा जानती थी कि वो लहंगा किसी क्लाइंट का है जो कि बहुत कीमती और महंगा था। ऐसा लहंगा सुमित्रा कभी खरीद ही नहीं सकती थी। इतना घबराया हुआ सुमित्रा को देखकर केशव उससे पूछता है, अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? हमारी बेटी की शादी पास आ रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमने सभी तैयारियां कर ली है, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी आपको टेंशन वाली बात तो पता ही नहीं है, आप भी टेंशन में आ जाएंगे जब आपको ये बात पता चलेगी कि डिम्पी की सास चाहती है कि वो वही लहंगा पहनकर विदा हो जो लहंगा उसने अपनी मुंह दिखाई पर पहनी थी। अब आप ही बताइए, वो लहंगा हम कहाँ से लाएंगे? इतना महंगा लहंगा खरीदने की हमारी हैसियत ही नहीं है। सुमित्रा के मुंह से ये बात सुनकर केशव भी अब घबरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर डिम्पी के ससुराल वालों ने ये कैसी मांग कर ली कि सबको अब कुछ समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। अगर वो लहंगा डिम्पी अपने विदाई पर नहीं पहनती है तो फिर उसके ससुराल वाले उसे घर नहीं ले जाएंगे। ये सोच सोचकर बेचारा केशव की जान निकली जा रही थी। अपने माता पिता को यूं निराश देखकर डिम्पी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे भी बहुत दुख होता है कि आखिर अगर उसके पास वो लहंगा नहीं आया तो फिर उसकी शादी कैसे होगी, और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे माता पिता इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मेरे पास वो लहंगा नहीं आया तो मेरी शादी टूट जाएगी और मेरे माता पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती हूँ। भगवान, आप ही मेरी मदद कीजिए। डिम्पी बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। डिम्पी जब रोते रोते ये सब कह रही होती है तो आसमान में सैर कर रही एक परी को डिम्पी के रोने की आवाज आती है। वो डिम्पी की मदद करने के लिए उसके कमरे में प्रकट हो जाती है और कहती है, डिम्पी, तुम इस तरह अपने कमरे में बैठकर रो क्यों रही हो? तुम तो बहुत ही बहादुर और समझदार लड़की हो। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अरे परी जी, आने वाले कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है, परंतु मेरे ससुराल वालों का कहना है कि मैं वही लहंगा पहनकर जाऊं जो मैंने मुंह दिखाई पर पहना था। लेकिन वो लहंगा तो हमारा नहीं था, वो तो बहुत ही महंगा और कीमती लहंगा था। अगर वो लहंगा मुझे नहीं मिला तो मेरे ससुराल वाले शादी तोड़ देंगे और मैं ऐसे नहीं होने देना चाहती हूँ। डिम्पी, ये कैसी बातें कर रही हो? एक लहंगे के पीछे कोई शादी कैसे तोड़ सकता है? परंतु कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। डिम्पी की मदद करने के लिए परी अपनी जादुई शक्तियों से बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला लहंगा वहाँ पर प्रकट कर देती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। डिम्पी वो लहंगा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो परी को धन्यवाद देती है। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। डिम्पी अपने माता पिता को रात की सारी घटना बता देती है। ये सारी घटना सुनकर डिम्पी के माता पिता अब बहुत खुश हो जाते हैं और अब शादी का दिन आ जाता है। डिम्पी वो लहंगा पहनकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। डिम्पी की शादी हो जाती है और अगले दिन विदाई के वक्त अपने ससुराल वालों के साथ उनके घर चली जाती है। ससुराल वाले डिम्पी का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और डिम्पी का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखते हैं। डिम्पी को ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और डिम्पी हमेशा परी को उसके लहंगे के लिए धन्यवाद देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जालिम सास और भोली बहू। मायापुरी नामक गांव में शकुंतला नाम की औरत अपने बेटे गिरधर और बहू मनोरमा के साथ रहती थी। शकुंतला बहुत ही दुष्ट और क्रूर थी। उसकी बहू मनोरमा कुछ भी करे, शकुंतला हमेशा उस पर चिल्लाती और उसे खड़ी खोटी सुनाती। उसका बेटा गिरधर कोई काम नहीं करता, वो बहुत ही आलसी और निकम्मा था, जिस वजह से मनोरमा बच्चों को स्कूल में पढ़ाकर जो भी छोटी मोटी रकम मेहनत करके कमाती थी, उसी से वो अपना घर चला पाती थी और 3 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। इतना कुछ करने के बावजूद शकुंतला हमेशा मनोरमा पर चिल्लाती रहती और मनोरमा को बहुत बुरा भला कहती। जब से तुम इस घर में कदम रखी हो, मेरे बेटे का जीना ही हराम कर रखी हो। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा चैन से सो भी नहीं पाता, समझी? मनहूस कहीं की। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर घर का काम करो। इस तरह शकुंतला हमेशा मनोरमा को खरी खोटी सुनाती, जिससे मनोरमा को बहुत दुख पहुंचता था। उसके पति गिरधर भी मनोरमा का साथ नहीं देते थे। वो भी माँ शकुंतला के साथ मिलकर मनोरमा को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। बेचारी मनोरमा इतना कुछ सुनने के बावजूद भी एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी होने का सारा फर्ज निभाती थी। फिर एक दिन हर दिन की तरह वो बच्चों को पढ़ाने स्कूल की तरफ निकल पड़ी और जब बच्चों को पढ़ाकर वो वापस घर लौट रही थी, तभी चिड़चिड़ाती धूप के कारण वो बेहोश होकर रास्ते पर गिर पड़ी। उसी रास्ते के पास एक पीपल के पेड़ पर माया चुड़ैल का डेरा था। उसने जब मनोरमा को ऐसे धूप में रास्ते पर बेहोश पड़ा हुआ देखा तो वो बोली, अरे ये औरत कौन है? लगता है तेज धूप के कारण ये बेहोश होकर गिर पड़ी। कोई मजबूरी रही होगी, तभी इतनी धूप में घर से निकली है। इतना बोलकर माया चुड़ैल मनोरमा के पास गई और उसे अपने गोद में सुलाकर उसके मुंह पर पानी की कुछ बूंदें मारी। मनोरमा को थोड़ी देर बाद होश आ गया। मनोरमा अपने सामने चुड़ैल को देखकर काफी डर गई और डर के मारे वो कांपने लगी। अरे अरे, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हें देखकर समझ सकती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूँगी। बताओ बेटी, बताओ। ये सारी बातें सुनकर मनोरमा को राहत पहुँची और उसका डर कम हुआ। चुड़ैल की मीठी मीठी बातें सुनकर मनोरमा की आंखें भर आई। अरे अरे बेटी, तुम रो नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, पर आपने जो मुझे माँ के भांति प्रेम और स्नेह दिया, मुझे मेरी माँ की याद आ गई, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। माँ के जाने के बाद पहली बार किसी ने मुझे स्नेह किया। फिर मनोरमा अपनी सास और अपने पति के बारे में सारी बात बताई। मनोरमा की बातें सुनकर माया चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। कैसे लोग हैं? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं जरूर से उन्हें सबक सिखाऊंगी। इतना बोलकर माया चुड़ैल मनोरमा के साथ उसके घर चली जाती है। इधर उसकी सास शकुंतला और उसका बेटा गिरधर मनोरमा का इंतजार कर रहे थे, ताकि वो मनोरमा से स्कूल में मिले पैसे ले सके। फिर जैसे ही मनोरमा घर आई, शकुंतला ने उससे कहा, आ गई महारानी जी। इतनी देर कहाँ लगा दी महारानी? क्या तुझे पता नहीं है कि घर का सारा काम पड़ा है? काम क्या तुम्हारी माँ आकर करेगी? चल अब जल्दी से अपने काम पर लग जा, नहीं तो मैं ये तेरी जुल्फे काट कर आग में जला दूंगी, समझी? चल अब जल्दी से मिले हुए पैसे निकाल। शकुंतला मनोरमा से पैसे छीनकर अपने बेटे के साथ कमरे में चली जाती है और वहां जाकर खुशी से पैसे गिनती है। चुड़ैल ये सब देखकर कहती है, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। चुड़ैल शकुंतला के पास जाकर उसके हाथ से पैसे छीन लिए
वो पैसे हवा में उड़ने लगे। ये देख शकुंतला और उसके बेटे दोनों बहुत डर गए। वो पैसे उड़ते हुए मनोरमा के पास चले आए। ये देखकर उसका बेटा बोला, माँ, यह क्या? पैसे अपने आप हवा में उड़ रहे हैं और अपने आप मनोरमा के पास चले जा रहे हैं। वही तो, मैं भी ये समझ नहीं पा रही हूँ। जरूर ये सब तुम्हारी पत्नी की कोई चाल है। चलो चलकर उसे अभी मजा चखाते हैं। ओ महारानी, ये क्या नाटक कर रही है? इतना बोलकर शकुंतला मनोरमा को एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाई। तभी चुड़ैल शकुंतला का हाथ पकड़ लेती है और उसे ही अपने ही हाथों से जोरदार तमाचा मरवाती है। ये सब देख गिरधर बोला, क्या तुम मेरी माँ को मारोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना बोलकर गिरधर भी मनोरमा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है, चुड़ैल उसका हाथ पकड़ लेती है और सबके सामने प्रकट हो जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देख उसकी माँ शकुंतला और गिरधर बहुत ही घबरा जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। चुड़ैल, अरे बचाओ रे कोई! शकुंतला और गिरधर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। तभी माया चुड़ैल ने अपने शैतानी शक्तियों से उन दोनों को हवा में गोल गोल घुमाने लगी। अरे रे रे, बचाओ रे कोई तो बचाओ, मुझे नीचे उतारो। एक ही शर्त पर तुम्हें नीचे उतारूंगी। आज के बाद तुम दोनों को काम करके इस घर को चलाना होगा और अपनी बहू का भी अच्छे से ध्यान रखना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी मारकर, समझे? बहुत हो गई तुम लोगों की नाटकबाजी, अब नहीं चलेगा। कृपया करके हमें माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। बहू, तुम भी मुझे माफ कर दो। हाँ मनोरमा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मनोरमा बेटी, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर उस दिन के बाद से गिरधर कोई अच्छी सी नौकरी पकड़कर काम करने लगता है और उसके साथ शकुंतला का व्यवहार भी मनोरमा के प्रति बदल जाता है और वह मनोरमा के साथ घर के कामों में हाथ बटाया करती। फिर उस दिन से मनोरमा खुशी खुशी अपने पति गिरधर और सास शकुंतला के साथ रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।